Yes, good morning 12th class. How are you beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिस्ट्री के 12th चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंपनी के एजेंट मद्रास तथा कलकत्ता में कब कब बसे। कंपनी के एजेंट मद्रास तथा कलकत्ता में कब बसे, दोनों की डेट देखनी है। और बम्बई कंपनी को कैसे प्राप्त हुई। आंसर देखिए, कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास तथा 1690 में कलकत्ता में बसे। तो मद्रास की बात करें तो 1639 में और कलकत्ता की बात करें तो 1690 में। बम्बई को 1661 में ब्रिटेन के राजा द्वारा कंपनी को दिया गया था। ब्रिटेन के राजा और कंपनी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी इंडिया में। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन नहीं थी ये। ब्रिटिश गवर्नमेंट की अथॉरिटी लेकर ये भारत से व्यापार करने आई थी 1600 ईस्वी में। और कंपनी को बम्बई मिला 1661 में। किससे मिला? ब्रिटेन के राजा से। ब्रिटेन के राजा को कैसे मिला? ये दहेज के रूप में मिला था, जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना की शादी ब्रिटेन के राजा के साथ हुई थी। और राजा ने इसको दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब दे दिया? 1661 में। और धीरे धीरे तीनों ही जो सेंटर रहे हैं, मद्रास भी, बम्बई भी और कोलकाता, ये व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यालय के केंद्र बन गए। नेक्स्ट है कि ग्रामीण इलाकों तथा कस्बों के बीच भिन्नता के कोई दो बिंदु बताइए। आज भी कुछ भिन्नताएं हैं और पहले भी थी। क्या भिन्नता थी देखते हैं कि ग्रामीण अंचलों में लोग खेती, जंगलों में संग्रहण या पशुपालन द्वारा जीवन यापन करते हैं। मोस्टली ग्रामीण इलाकों में लोग प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, जबकि कस्बों में अथवा शहरों में सेकेंडरी अथवा टर्सरी एक्टिविटी में लोग ज़्यादा लगे होते हैं, जिसमें शिल्पकार हैं, व्यापारी हैं, प्रशासक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उस समय तो इंडस्ट्रियलिस्ट कम ही थे। इंडिया की बात करें तो। नंबर 2 है, कस्बों का ग्रामीण जनता पर प्रभाव होता था। वे खेती से मिलने वाले करों और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे। तो कस्बों का जो विकास था वो ग्रामीण जनता पर डिपेंड करता था। ग्रामीण क्षेत्र से मिलने वाले टैक्स और जो सरप्लस उत्पादन था उस पर कस्बे प्रॉस्पर होते जा रहे थे, फलते फूलते जा रहे थे, विकसित होते जा रहे थे। नेक्स्ट है कि कस्बों और शहरों की प्राय किलेबंदी की जाती थी, यानी को फोर्टिफाइड किया जाता था। चारों तरफ चार दीवारी लगा करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से कस्बों और शहरों को सुरक्षित रखा जाता था। किलेबंदी होती थी, चार दीवारी भी होती थी। यह किलेबंदी इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से अलग करती थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के कदम नहीं उठाए जाते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलकालीन शहर अर्थात उस समय के जो इम्पोर्टेंट शहर थे, प्रसिद्ध शहर थे, उनकी प्रसिद्धि के कारण क्या थे, जिसमें आगरा, दिल्ली, लाहौर, कुछ और शहर भी हो सकते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट थे, क्यों इतने फेमस थे। आंसर देखते हैं बेटा। ये शहर प्रशासन और सत्ता के केंद्र थे, यानी प्रशासनिक गतिविधियों के और पावर के क्या थे, ये सेंटर रहे थे। चाहे आगरा की बात करें या दिल्ली की बात करें या लाहौर की बात करें, ये मुग़ल काल के दौरान या उससे पहले भारत की राजधानी रहे हैं, लाहौर। और ये आगरा, जब बाबर आया तो उस समय आगरा उत्तरी भारत की राजधानी थी। बाबर ने भी काफ़ी समय तक आगरा से राज चलाया। उसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है, वहाँ पर राज चलाया था, वहीं से ही। उसके बाद शाहजहाँ लेकर आया था दिल्ली राजधानी को। उससे पहले लाहौर भी कुछ समय तक इंडिया की राजधानी रही थी। तो ये जो शहर थे प्रशासन और सत्ता के केंद्र थे। इनकी प्रसिद्धि के अन्य कारण थे जनसंख्या का केंद्रीकरण, बड़ी संख्या में पब्लिक यहाँ रहती थी, जनता यहाँ रहती थी, पॉपुलाइज ये शहर थे, विशाल भवन थे और काफ़ी समृद्ध शहर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन दक्षिण भारत के शहरों की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो दक्षिण भारत के जो शहर हैं, जहाँ तक हम शहरों की बात है तो ये शहर मोस्टली धार्मिक शहर रहे हैं। चाहे मदुरै की बात करें, कांचीपुरम की बात करें, धार्मिक और कुछ व्यापारिक सेंटर भी रहे हैं। फर्स्ट देखिए कि दक्षिण भारत के नगरों मदुराई और कांचीपुरम आदि में मुख्य केंद्र मंदिर होता था, या मुख्य इनका जो केंद्र था, जो सेंटर था अट्रैक्शन का, होता है मंदिर। इन मंदिरों के आसपास ही
ये बड़े बड़े शहर विकसित हुए। ये नगर महत्वपूर्ण व्यापारी के अंदर भी थे, यानी ट्रेड में इनका इम्पोर्टेंट रोल था। व्यापार के सेंटर के तौर पर ये शहर विकसित हो चुके थे। धार्मिक त्यौहार प्राय मेलों के रूप में मनाए जाते थे, तो यहाँ पर जो धार्मिक पर्व होते थे उनको मेलों के रूप में आयोजित किया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था। धार्मिक संस्थानों का सर्वोच्च प्राधिकारी और मुख्य संरक्षक प्राय शासक होता था। तो इन सभी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो धार्मिक हैं या प्रशासनिक हैं, प्रशासन में राजा होता ही था, उसके साथ साथ धार्मिक संस्थानों का भी सर्वोच्च प्राधिकारी कौन होता था? शासक होता था। और उसको प्रोटेक्ट करने का भी कार्य कौन करते थे? शासक ही करते थे। बहुत सारे जो मंदिर हैं, धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं, वो राजाओं के द्वारा ही पूरे किए जाते थे। नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक काल में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में जनसंख्या वृद्धि के कुछ 3 कारण बताइए। तो कारण क्या थे? फर्स्ट कारण क्या था बेटा? कि ये नगर प्रशासन और सत्ता के केंद्र, तो बहुत सारे लोग यहाँ बस गए। नेक्स्ट, इनमें नए भवनों और संस्थानों का विकास हुआ, तो लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बने। इनमें रोजगार के नए अवसर विकसित हुए, तो बड़ी संख्या में लोग रोजगार की चाहत में यहाँ आकर बस गए और धीरे धीरे इन कस्बों ने बड़े बड़े शहरों का रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी में भारत के 2 प्रमुख औद्योगिक शहर कौन कौन से थे? वहाँ क्या क्या बनता था? तो प्रमुख शहरों की बात करें खासकर 19वीं शताब्दी में, और औद्योगिक दृष्टिकोण से हम देखें तो 2 शहर थे। जमशेदपुर, जो कि लौह इस्पात उद्योग के लिए विख्यात था, 1907 में शुरू हो गया था, ये यहाँ पर काम शुरू हो गया था। जमशेद जी, नौसरवान जी, जो टाटा ग्रुप आज भी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। जमशेद के नाम पर, जमशेद पर इस शहर का नाम पड़ा था। नेक्स्ट कानपुर था, जो कि चमड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो बेटा, मैं आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं, उनको लर्न करने का प्रयास किया, ये आपको समझ आए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस को अपनी फिर नोटबुक में राइट डाउन करना है और इनको लर्न करना है। आदरणीय अभिभावकगण से मैं विनती करना चाहूँगा कि वे गृह कार्य करने में अपने बच्चों की मदद करें, उनका समय समय पर मार्गदर्शन करें और उनको लगातार मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।